what is the mean of self sterility? Lakshya, what is the mean of self sterility? हिमांशी, सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है बेटा? मैंने तो अलाउ कर रखा है भाई मोहित सबको, कुछ ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलो अपन तो उस पे ऑफिस मैसेजिंग पे आते। आप तो मैसेज से रिप्लाई कर दीजिए, माइक पे नहीं हो पा रहा है, और जो अभी जुड़ा हुआ वो चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकता है दोबारा, है ना। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी आएगा सबको अपना अपना आंसर देना है, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ एंटेमोफाइली? व्हाट इज द मीन ऑफ एंटेमोफाइली? What is the mean of entomophily? फायर हवा से कैसे हो सकता है? एंटोमो को मतलब बताया था ना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है। अच्छा, लास्ट में इंसेक्ट आ गया, ओके ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल बताना कौन कौन से इंसेक्ट थे? मैंने इंसेक्ट बताए थे ना, कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे? honeybees and butterfly. What are others? What are other insects which helps in pollination? Lemur. Lemur is a honeybee bird. Entomophily पूछा था दीना। Flies, cricket. हाँ, that's true. चलो, next question. Name the mammal which helps in pollination. Name a mammal which helps in pollination. एक ऐसे मैमल का नाम बताओ जो आपको क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। बैट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और व्हाट आर अदर? ओके, अच्छे से सुनना, ध्यान से सभी सुनो क्वेश्चन।
कोई फ्लावर है, कोई जर्नल फ्लावर है मेरे गार्डन में, ठीक है ना, और वो बहुत अच्छे से सेक्सुअली मैच्योर है, विच मीन्स बोथ द गैमेट्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ द ऑर्गन्स आर फुली मैच्योर्ड, उनमें किसी भी तरीके की इनफर्टिलिटी के चांसेस नहीं थे, ठीक है, लेकिन स्टिल उनमें ना गैमेट फ्यूज नहीं हो पाए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए. व्हाट विल बी द टर्म कॉल्ड कि सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जबकि टोटल फंक्शनल थे, मेल और फीमेल टोटल फंक्शनल थे, देर इज नो हैरिकोगेमी, या फिर अपन ने पढ़ा था ना यूनिसेक्सुअलिटी के लिए डायकोगेमी, वो कुछ ऐसा है, कुछ नहीं है. ओके, इनकम्प्लेटेबिलिटी, व्हाट आर अदर इनकम्प्लेटेबिलिटी, सभी का आंसर सेम आ रहा है, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, मैंने दोबारा पूछ लेता हूं जय में, कि है ना ऐसा एक फर्टिलाइजेशन जिसमें दोनों फंक्शनल थे, मेल एंड फीमेल बोथ आर फंक्शनल, बट स्टिल उनमें क्या नहीं हो पाया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है. ओहो, गुड आफ्टरनून होने वाली है निशा, जल्दी आई भाई तू. सेल्फ इनकम्प्लेटेबिलिटी, ठीक है, कितने टाइप की होती है सेल्फ, ये इनकम्प्लेटेबिलिटी है, ये सही है सबका आंसर, शुभम से लेकर के लीना तक का, ठीक है, बीच में निशा ऐसे ही घुस गई है, वो बात अलग है, मोहित का भी ठीक है, वेरी गुड. ओके, दो टाइप की होती है. अच्छा पायल बेटा ये बताना, सिलेस्टियोगेमी क्या होती है, पढ़ा था क्या कहीं ये वर्ड सिलेस्टियोगेमी, क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब था बताना बेटा. लीना, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था? कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था? मोहित, एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल होती है? पायल तेरा क्वेश्चन दूसरा था ना, सिलेस्टियोगेमी कैसे किसे है? ये है तेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लीना के लिए है. जीवी एमिकी, अपनी बुक में कुछ अदर क्यों दे रखा है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा था मैं, स्ट्रॉसबर्गर. जय हिंद, बहुत अच्छी बात है भाई, एक क्वेश्चन के 3 आंसर. जो तुम गूगल असिस्ट कर रहे हो ना, दैट इज द डिफरेंट मीन. चलो मोहित के क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसका आंसर दे, कि जो एम्ब्रियो सेक होता है ना, उसमें सेल कितनी बनती हैं? शुभम, साइरेंजिड, ये एग एपरेटस किसे कहते हैं? शुभम बताएगा सिर्फ, एग एपरेटस किसे कहते हैं? सब अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर दो. हिमांशी बता बेटा, मिजोगेमी क्या होती है? अंबिका बताएगी चैलेजोगेमी क्या है? हिमांशी के पास आवाज नहीं जा रही, तेरे पास जा रही है ना, तो तू बता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथीशियम? कहां पढ़ा है ये वर्ड, क्या काम करती है एंडोथीशियम? अनिल, स्पोरोजीनियस सेल्स का क्या काम है बेटा?
अनिल, स्पोरोजीनियस सेल्स का क्या काम है? सबके पास बहुत सारे क्वेश्चन है। मोहित गायब हो गया। शुभम कहां गया? वेरी गुड, 10 बार बोला ये वर्ड मैंने। अच्छा लीना, ये आपने ना जो ये क्या नाम से साइरेंजिड सेल और एंटीपोडल सेल्स होती है ना, इनका फ्यूचर क्या होता है, बाद में क्या काम में आती है? ये एम्ब्रियो बनने के बाद में जैसे फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया ना, तो उसके बाद साइरेंजिड सेल्स और जो एंटीपोडल सेल्स थी, ये क्या काम में आई? कोई बात नहीं, हिमांशी आवाज नहीं आ रही है तो इट्स ओके विथ अस, टेक्निकल इशू। एंटीपोडल्स डिजेनरेट हो जाती हैं। वेरी गुड, सही है। और साइरेंजिड सेल्स क्या होती है, वो क्या फॉर्म करती हैं? शुभम, सीड कोड किससे बनता है बेटा? निशा, होमोगेमी क्या कहलाता है बेटा? व्हाट इज द मीन ऑफ होमोगेमी? व्हाट इज द मीन ऑफ? सीड कोड किससे बनता है शुभम? सीड कोड मोहित ये बता, तेरा क्वेश्चन तो ये है तेरे से कि एक पूरा फर्टिलाइजेशन होने में टाइम कितना लगता है? Why why it is called triple fusion? हाँ लीना, सही है, तेरा आंसर सही है, दोनों डिजनरेट हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। रिपीट करते हैं। Why what is triple fusion? सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? एंडोशियम एंड गायनेशियम मैच्योर एट सेम टाइम। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था शुभम? शुभम चल तेरे से इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, तूने मुझसे एक बार पूछा था, तो ये बता, ये न्यूट्रोफिल से ये किससे स्टेन होती है या नहीं होती है? डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं, उनमें से एक सेल होती है न्यूट्रोफिल्स। तो इनको कैसे नाम दिया, न्यूट्रोफिल्स क्यों कहा है इसको, इसको इओसिनोफिली क्यों कहा गया है, और इसको बेसोफिली क्यों कहा गया है? चलिए बता दे, पहले बता देना बहुत अच्छे से। आवाज नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात। Gametic fusion and triple fusion, collectively called triple fusion. नहीं, गलत है। What is the mean of double fusion? कौन बताएगा?
व्हाट इज द मीन ऑफ डबल फ्यूजन? हाँ मैं करता हूँ निशा एक्सप्लेन। हाँ दैट्स ट्रू, हिमांशी का ठीक है। हाँ वापस बताओ पायल जी, डबल फ्यूजन कौन समझाएगा? व्हाट इज द मीन ऑफ डबल फ्यूजन? कोई भी बताओ तुम में से जिसको आता है। अनिल ने एक भी आंसर नहीं दिया है। अंबिका बता बेटा, हिमांशी बता, हिमांशी ने अच्छा किया है। शुभम, वॉइस का रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है भाई। मोहित ही पढ़ रहे हैं सिर्फ। लीना, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? मेल का फीमेल गैमेट से फ्यूजन करवाना डबल फ्यूजन कैसे कहलाया? अच्छा सेकेंडरी न्यूक्लियाई, हाँ दैट्स ठीक है। और बाकी किसी को? when egg cell and one male gamete fuse and other male gamete fuse with two polar nuclei might proceed forward। हाँ हाँ सही है ये कि दो बार फ्यूजन हो रहा है तो दैट्स व्हाट डबल फर्टिलाइजेशन है। लीना एक बार देखना बेटा, ये ना तेरा वाला जो सेकेंडरी वाला है ना, एक्चुअली उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन दोनों टर्म्स को मिला के कहते हैं, क्योंकि फ्यूजन दो बार हुआ था ना, इसलिए जो तूने बताया ना कि जो वो ट्रिपल फ्यूजन था उसे ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया गया। अच्छा तेरी फ्रेंड का है जो कृष्ण जी का है अपने? कृतिका का है, वही बनी थी ना कृष्ण जी उस दिन। एक आंसर नहीं है, अभी भी जन्म में मस्त है। माखन खा रहे हैं क्या अभी भी? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है, चलो ठीक है, आ रही है तो सबको दो। अंबिका, वो गाय कृतिका और सिमरन, थोड़ा पढ़ लो बेटा। बहुत इतना कोई वो नहीं है, मतलब अपने पास में साल दो साल तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी वाली 5 साल की स्कीम है, ठीक है, कि 5 साल लगेंगे चैप्टर पास होने में पूरा। और कोरोना का कोई भरोसा नहीं है। वैक्सीन एक रूस ने दी है, एक इंडिया कभी भी दे देगा। पता चले जनवरी में दे दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे अपने। आए बात समझ में?
अपन सिलेबस से वैसे पीछे चल रहे हैं, थोड़ा और पुशअप करेंगे उसको, फिर प्रैक्टिकल भी करवाने हैं, तो बर्डन होना तुम पे स्वाभाविक है, नेचुरल है ये चीज। तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ना। वो खिचड़ी वाली कहानी सुनी होगी बीरबल वाली, कि खिचड़ी को कभी बीच में से नहीं खा सकते अपन, ठीक है ना, वो गर्म होती है, पूरी खिचड़ी एक साथ खाते हैं, खिचड़ी को साइड से खाया जाता है, पेरी पेरी से, किनारे किनारे हेड से। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे ना, कहीं से भी किसी भी किनारे से स्टार्ट करो, ठीक है। बोटनी पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, इट्स अप टू यू, थोड़ा थोड़ा पढ़ते, 2 दिन थे तुम्हारे पास, बहुत इजीली हो जाता। अब नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है ना, हाँ लीना बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर की एक कंडीशन है, नेक्स्ट चैप्टर की एक कंडीशन है, नेक्स्ट चैप्टर है लगभग 1.5 पेज का, जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एपोमिक्सिस, ठीक है, या उसकी इंपॉर्टेंस या क्यों होती है। तो आप एक काम करना, नेक्स्ट चैप्टर है ना, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, कोई बेसिक टर्म नहीं है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, हार्डली पूछा जाए तो, जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। जूलॉजी का पढ़ा देंगे, जूलॉजी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जूलॉजी पढ़ा देंगे। पहले इसका एक ये टॉपिक तो कंप्लीट कर लो। रिप्रोडक्शन 4 चैप्टर है रिप्रोडक्शन के, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये 4 चैप्टर और पढ़ लो, रिप्रोडक्शन कंप्लीट, ठीक है, मतलब एक यूनिट हो जाएगी पूरी, बस एक क्लास का, एक ही क्लास में हो जाएगा। स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, ये एक ही पेज का चैप्टर है, 2 पेज है इसमें, एक मतलब एक ही यूनिट है, कंप्लीट हो जाएगी यूनिट, ठीक है। तो पढ़ के आना, मैं सिर्फ टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ नाम नाम बता दूंगा मैं, सिर्फ एपोमिक्सिस बताना है, एक ही लाइन का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एपोमिक्सिस, तो तुम पढ़ लोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद जूलॉजी स्टार्ट कर देंगे, इट्स ओके। बॉटनी से तुम बहुत जल्दी बोर हो गए ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ओके, चलो गुड बाय। और पढ़ा करो भाई देवी देवताओं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और इस चैप्टर के नोट्स पढ़ाओ फटाफट और मुझे व्हाट्सअप करोगे सब, ठीक है। 15 अगस्त तक की टाइम है तुम्हारे पास में, यहाँ तक के जो 4 चैप्टर है इनके बहुत अच्छे अच्छे नोट्स होने चाहिए तुम्हारे सबके पास में। और फिर मुझे है ना, मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मेरे को सबके नोट्स चाहिए बहुत अच्छी राइटिंग में। चलो मिलते हैं।
हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में बात करें। तो आप हेडिंग बना दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। हेडिंग बना दो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोगों को करनी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को बच्चों कवर करनी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है हमें पता है वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉइल होना शुरू कर दे। ये बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस का बाकी हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ईथर ले लो, इनसे ज्यादा होता है। एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होता है, क्योंकि दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। वो क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन तो है ही और इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो क्योंकि प्राइमरी अमाइंस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, उससे कम सेकेंडरी में और सबसे कम टर्शरी में, इस वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट है, जो अमाउंट है, वो प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा बनाएंगे। और प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी उनका ही सबसे ज्यादा होगा। तो इस वजह से ऑर्डर जो है बॉइलिंग पॉइंट का वो हो जाएगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलर मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये सब कुछ हम लोग पहले कर चुके हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, due to presence of hydrogen bond, comma, amines have higher BP than hydrocarbons. Full stop. Therefore, the order of boiling point, should be जो ऑर्डर मैंने बनाया है, प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शियरी, उसको बना लीजिए। फिर जो दो पॉइंट और लिखे गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ये भी बना लीजिए। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी पर चले तो वो है सॉल्युबिलिटी। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। क्योंकि बच्चों ये जो आपके अमाइंस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं, तो ये पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो वाटर क्या होता है? वो होता है वाटर सॉल्युबल। तो इस वजह से ये अमाइंस बड़ी आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो जो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का आपने लिखा वही ऑर्डर किसका हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी वाटर का। इसके अलावा जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। मोलर मास का मतलब है आपके पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि बच्चों जो कार्बन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। आपने ये पढ़ा, ये 10th क्लास में भी पढ़ लिया था जब सूप आपने पढ़ा होगा। दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है उसे हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, वाटर हीटिंग। तो जितने ज्यादा कार्बन के एटम्स आपके अमाइंस में प्रेजेंट होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर उतनी ही क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि मोलर मास ज्यादा है, मतलब कार्बन का नंबर ज्यादा है, तो उसकी वजह से
हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो बड़ा है और सॉल्युबिलिटी जो है पानी के अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी के अंदर लिख दीजिएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, comma, amines are water soluble, amines are water soluble, water soluble। और सेकंड पॉइंट सॉल्युबिलिटी का हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। आप चाहें तो मोलर मास के ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख सकते हैं। solubility is inversely proportional to molar mass, molar mass। तो बच्चों ये हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस हम लोगों ने कवर कर ली है। अभी हम लोग आपसे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में। तो बच्चों आप हेडिंग बना दीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, हेडिंग आपको दिख रही होगी, बेसिक नेचर एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। पहली केमिकल प्रॉपर्टी की हेडिंग बनाइएगा बच्चों, बेसिक नेचर एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, बेसिक नेचर एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अमाइंस बेसिक है, पहले तो रीजन समझ लो कि ऐसा क्यों। देखो आपने बेसिस की थ्योरी पढ़ी होगी कई सारी, कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जैसे कि अगर बेस है तो जरूर अपने एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये कौन सा आयन रिलीज करेंगे, OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करेंगे। आपके सामने देखो मैंने रिएक्शन रखी है जिसमें अमाइन पानी के साथ H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और साथ में बना रहा है RNH3 प्लस, और देखो आप देखोगे OH माइनस, तो इस हिसाब से ये बेस हुए। दूसरा कि आपने अमाइंस या फिर बेस की ऐसी डेफिनेशन भी पढ़ी होंगी जिसके अंदर जो H प्लस को गेन कर सकता है, जो H प्लस को गेन कर सकता है वो भी क्या है, बेस है। अब आप देखेंगे कि अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो जब इसके पास कोई H प्लस आएगा, H प्लस का मतलब है कि हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहे तो वो हाइड्रोजन को क्या दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो और वो H प्लस को गेन कर लेगा और बन जाएगा RNH3 प्लस। आप देख रहे हैं रिएक्शन में साफ दिख रहा है, तो इस हिसाब से भी बेस होगा। इसके अलावा लेविस कॉन्सेप्ट भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जो कहता है कि अगर कोई लोन पेयर को डोनेट कर सकता है तो वो भी क्या है, बेस है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अमाइंस जो है उन पर नाइट्रोजन में लोन पेयर जो है वो मौजूद है, और अगर उसके पास में लोन पेयर है तो वो डेफिनेटली किसी को अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इस हिसाब से भी आपके अमाइंस क्या है, अमाइंस आपके बेस हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग बच्चों बेसिक नेचर के साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक है, कौन सा अमाइन जो है वो कम बेसिक है। पहले 11th क्लास का किया हुआ टॉपिक इक्विलिब्रियम आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस किया था। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को Ka हमने लिखा था, जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में डिटेल में करके आए हैं, Ka के बारे में हम लोग बात, और बेस के लिए इसे हमने Kb कहा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Kb। Kb का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मूला आपके सामने है। आप देखेंगे कि Kb और हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा OH माइनस होगा Kb की वैल्यू भी क्या आएगी, उतनी ही ज्यादा। और ये तो हमें 10th क्लास से ही सिखा दिया जाता है कि कोई सॉल्यूशन या कोई बेस जितना ज्यादा OH माइनस आयंस को रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
तो इस हिसाब से जो बेसिसिटी है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो OH माइनस की तो हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पीएच जो है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पीएच के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। जितना ज्यादा आपका पीएच होगा सॉल्यूशन का, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। तो पीएच के ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं पीकेबी का फॉर्मूला लिखूं, अब पीकेबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस लॉग केबी, माइनस लॉग केबी। अब केबी जितना ज्यादा आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। पर पीकेबी के फॉर्मूला में केबी के लॉग के सामने कौन सा साइन आ गया, माइनस। तो मतलब केबी जितना बड़ा होगा, पीकेबी उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यही बेसिक स्ट्रेंथ पीकेबी के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारी कहानी 11th क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में करके आए हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट चैप्टर, जिसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी, उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में करके आए हैं। बहुत तरीके के क्वेश्चंस हम लोग वहां पर करके आए थे। तो अभी आपने जो हेडिंग बनाई है बच्चों, बेसिक नेचर एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, उसमें ये सारा जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। और जब आप बना लें तब आप बच्चों कमेंट कर दीजिएगा डन। जब बच्चों आप बना लें तो कमेंट कर दीजिएगा डन। तो मोहित का मेरे पास कमेंट आ गया है, बाकी एक दो बच्चे और जिनका हो गया है वो कमेंट कर दें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात। तो आपने ये बेसिक नेचर एंड स्ट्रेंथ के बारे में जो ब्लैक मार्कर से मैंने लिखा है वो लिख लिया होगा। अभी बच्चों हम लोग कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में कौन वो है जो सबसे ज्यादा बेसिक है और कौन है जो लीस्ट बेसिक है। पर यहां भी हम लोग दो छोटी छोटी हेडिंग्स देखेंगे। एक तो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे अमाइंस की गैसियस स्टेट में, और एक बच्चों हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्वस स्टेट के अंदर। कि एक बार तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात तब करेंगे जब अमाइंस गैसेस है, गैसेस स्टेट में पाई जा रही हैं, और एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट की बात तब करेंगे जब आपने उन्हें पानी में डिसॉल्व कर दिया है, जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बन गया है, तो उस समय क्या बेसिक स्ट्रेंथ होगी और उसका प्रॉपर रीजन क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन गैसियस स्टेट। सब हेडिंग बना दो बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि आपके पास में लेविस कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि भाई जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वो उतना ही अच्छा क्या है, बेस है। तो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है लोन पेयर, पर ये कैसे पता चलेगा कि सर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में से कौन अपने लोन पेयर को सबसे जल्दी डोनेट कर सकता है। इसका बच्चों रीजन आपको समझाएगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन या अल्काइल ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन को खुद से क्या करता है, दूर शिफ्ट करता है। आपको यहाँ प्राइमरी अमाइन में दिख रहा होगा कि सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा,
जबकि बच्चों 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन में ऐसे कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 2 अल्काइल ग्रुप हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। और टर्शरी अमाइन के अंदर ऐसे कितने ग्रुप हैं? ऐसे 3 ग्रुप हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 3 डिग्री अमाइन में सबसे ज्यादा प्लस आयन ग्रुप्स हैं। तो ये 3 प्लस आयन ग्रुप टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को धकेलना शुरू कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, उस लोन पेयर को रिपल्जन झेलना पड़ जाता है इन 3 प्लस आई ग्रुप्स की वजह से। और जब नाइट्रोजन के लोन पेयर को रिपल्जन झेलना पड़ता है तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए लोन पेयर को ही निकाल करके क्या कर देता है? फेंक देता है, डोनेट कर देता है। और अगर ऐसा है कि 3 डिग्री अमाइन में 3 प्लस आई ग्रुप्स की वजह से सबसे जल्दी, सबसे आसानी से टर्शरी अमाइन अपने लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब जो सबसे जल्दी लोन पेयर को डोनेट करेगा वो सबसे अच्छा क्या होगा? बेस होगा। तो इस वजह से बच्चों गैसियस स्टेट के अंदर जो ऑर्डर बनता है बेसिक स्ट्रेंथ का, वो होता है सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं आपके टर्शरी अमाइन, उससे कम सेकेंडरी, और जो सबसे कम होते हैं वो होते हैं आपके पास में प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस जो आपने लिखा है इन गैसियस स्टेट, उसके अंदर बच्चों लिखिएगा, उसमें लिखिएगा इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट कॉमा बेसिक नेचर of amines can be explained, basic nature of amines can be explained on the basis of plus I effect, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा in case of tertiary amines there are 3 plus I groups, there are 3 plus I groups which increases the electron density of nitrogen, which increases the electron density of nitrogen up to maximum extent, EXTENT, up to maximum extent, and makes it sterically hindered, STERICALLY, sterically hindered, HINDERED, sterically hindered, full stop। Therefore it can donate its lone pair, easily, and the order of basic strength in gaseous state, and the order of basic strength in gaseous state is, ग्रीन मार्कर से बच्चों आपको ऑर्डर लिखा हुआ दिख रहा होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और जो तीनों मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं रेड कलर के मार्कर से,
और उसमें भी मैंने प्लस आई ग्रुप में का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हुए दिखाया है। ये तीनों डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए और जब आप ड्रॉ कर लें तब कमेंट कर दीजिए। मेरे पास कमेंट आ गया है बच्चों। हाँ जी, तो ये बच्चों आपने गैसियस स्टेट के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की। अभी हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस स्टेट। हेडिंग बना दीजिए, सब हेडिंग बनाइएगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस स्टेट। देखो जो एक्वस स्टेट में ये प्लस आई वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल लगेगा, है ना। पर साथ में एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, वो क्या है देखिए। जो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जैसा आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ा होगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे ही अमाइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बेस है और तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड अगर स्टेबल है, अगर तो ये स्टेबल है तो ये आपका बेस तुरंत फटाफट से कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होना चाहेगा। और कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होने के लिए उसे क्या गेन करना पड़ेगा, H+। और जो बेस जितना जल्दी जितना आसानी से H+ को गेन कर जाएगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा नेचर में। तो किसी भी बेस की स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किस चीज के, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के। अब जरा आप देखिएगा कि आप एक्वस स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब कि आप इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड मैंने आपके सामने लिखा है RNH3+, ये वाटर के साथ बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड देखो किस तरीके से बनाएगा। नाइट्रोजन पर चार्ज है पॉजिटिव और कितने हाइड्रोजन इसके पास में है, इसके पास में टोटल 3 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तीन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये आपका प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड क्या बना सकता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन लेता तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो ये बनता। अब आप देखेंगे इसके कॉन्जुगेट एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ।
इसने बना ली कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड, टोटल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर मैं टर्शरी अमाइन लेता, तो ये मुझे मिलता, और आप देख रहे हैं कि इसके कॉन्जुगेट एसिड के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होगा। प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड पानी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और जो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो सर इस हिसाब से प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और टर्शरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड सिर्फ वाटर के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो टर्शरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड सबसे वीक होगा। और अगर ये सबसे ज्यादा वीक है तो टर्शरी अमाइन लीस्ट बेसिक होना चाहिए। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेप्ट लगा दें तो जो ऑर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और जबकि बच्चों आप प्लस आई इफेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट लगाते हो तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो एक फैक्टर तो 3 डिग्री को क्या कर रहा है, मोस्ट बेसिक बता रहा है, और दूसरा फैक्टर जो है वो 1 डिग्री को मोस्ट बेसिक बता रहा है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर एक्वस स्टेट में सबसे ज्यादा बेसिक है तो है कौन। तो हम लोग इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ना तो 3 डिग्री और ना ही 1 डिग्री, इन दोनों में से किसी को मोस्ट बेसिक नहीं कहते। किसको कह देते हैं हम लोग मोस्ट बेसिक, हम लोग कह देते हैं 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन को। तो सेकेंडरी अमाइन जो होता है बच्चों वो एक्वस स्टेट में सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अब 2 डिग्री के बाद प्राइमरी आएगा या टर्शरी, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो अल्काइल ग्रुप है आखिर वो क्या है। क्या है का मतलब है कि CH3 मिथाइल है या C2H5 इथाइल है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट करके बताओ। एक्वस स्टेट में बेसिक करेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। ललित का कमेंट आ गया है, हिमांशी का भी आ गया, समझ में आ गया है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात। तो आपने जो सब हेडिंग बनाई है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस स्टेट, उसके अंदर लिखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस स्टेट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस स्टेट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट। इसकी थ्योरी तुम गैसेस स्टेट में लिख चुके हो, तो यहां पर सिर्फ ये ऑर्डर बना दो। प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो ऑर्डर था वो क्या था, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। थ्योरी आप गैस स्टेट में लिख चुके हो, यहां पर बस ये ऑर्डर बना दीजिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा फैक्टर जिस पर आपकी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, या ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें लिख दो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। Basic strength is directly proportional to stability of conjugate acid. और उसके नीचे आप लिख सकते हैं stability of conjugate acid is directly proportional to number of hydrogen bonds. Stability of conjugate acid is directly proportional to number of hydrogen bonds. Number of hydrogen bonds. सबसे पहले मैंने जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस की रिएक्शन लिखी है वाटर के साथ, और उनके नीचे हर एक कॉन्जुगेट एसिड का वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बनाया है, पहले आप उन सबको बना लीजिए। कमेंट कर दीजिएगा जब आप बना लें। कमेंट्स मेरे पास में आ गए हैं, तो फिर चलो बच्चों थ्योरी लिखो। According to number of hydrogen bonds formed, according to number of hydrogen bonds formed, number of hydrogen bonds formed, the conjugate acid of primary amines, the conjugate acid of primary amine is most stable, in aqueous state, most stable in aqueous state, therefore primary amine is most basic, therefore primary amine is most basic.
and the order of basic strength should be, and the order of basic strength should be, basic strength should be, इस हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए वो बना लो, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। तो आपका ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा बच्चों, by considering both the concepts, by considering both the concepts in aqueous state, both the concepts in aqueous state, in aqueous state, we can conclude, we can conclude, CNCLUDE, we can conclude that 2-degree amines, secondary amines are the most basic, secondary amines are the most basic, are the most basic, are the most basic। तो सेकेंडरी अमाइन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होंगे। तो उसके बाद कौन आएगा ये डिपेंड किस पर करता है, आर अल्काइल ग्रुप क्या है। ठीक है, दो केस बना लो। पहला केस, इफ आर इक्वल टू CH3, अगर अल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल है, इफ आर इक्वल टू CH3, इफ आर इक्वल टू CH3, अगर अल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल है तो मैं ऑर्डर बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा बेसिक तो देखो 2 डिग्री ही होगा, सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री सेकेंडरी ही होगा, पर उसके बाद में जो बेसिक आएगा, जो दूसरा नंबर है वो आएगा बच्चों आपका प्राइमरी अमाइन। अगर आर अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो सबसे ज्यादा बेसिक तो आपका 2 डिग्री होगा, और उसके बाद में आएगा आपका कौन, बाद में आएगा आपका 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, और उसके बाद आएगा टर्शरी अमाइन। अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल हुआ तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद में आपका आएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद में बच्चों क्या आएगा, टर्शरी। दूसरा केस, इफ R इक्वल टू C2H5, अगर अल्काइल ग्रुप है इथाइल, इफ R इक्वल टू C2H5 इथाइल, अगर अल्काइल ग्रुप बच्चों इथाइल हुआ तो सबसे ज्यादा बेसिक तो 2 डिग्री ही होगा, सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री ही होगा। अब आपका आएगा कौन, 3 डिग्री, 2 डिग्री के बाद में आएगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री के बाद में आएगा आपका 1 डिग्री प्राइमरी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, सोचो और उसका जवाब कमेंट करो। क्वेश्चन लिख लो, आउट ऑफ एलिफेटिक, ALIPHATIC, out of aliphatic amines and aromatic amines, out of aliphatic amines and aromatic amines, which is stronger base, which is stronger base। आपको बच्चों बताना है एलिफेटिक अमाइन, नॉन एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं, और एरोमेटिक अमाइन जो है बेंजीन से जुड़े हुए अमाइनो ग्रुप,
इनमें से ज्यादा बेसिक कौन है और क्यों? जल्दी से अपने आंसर को कमेंट कर दो। रीजन एक लाइन में तुम लिख करके बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम्हें आता है या नहीं। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस में से कौन ज्यादा बेसिक है? अपना आंसर कमेंट कर दो, मैं वेट कर रहा हूं। एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में से कौन ज्यादा बेसिक है? मोहित का आया है एरोमेटिक अमाइंस ड्यू टू रेजोनेंस। और कोई बच्चा कमेंट करो अपने जवाब को। जल्दी। लीना का आया है एरोमेटिक ड्यू टू मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट। गलत, जवाब गलत है, दोनों का जवाब गलत है। एरोमेटिक नहीं होगा बेटा, एरोमेटिक रेजोनेंस शो करेगा। एरोमेटिक अमाइन जो है वो रेजोनेंस शो करेगा, तो उसमें नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि एलिफेटिक अमाइन जो है वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। एलिफेटिक अमाइन रेजोनेंस शो नहीं करेगा, तो उसमें नाइट्रोजन पर किसी तरीके का पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। नाइट्रोजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि वो तो अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर चुका है, तो नाइट्रोजन किसी को अपना लोन पेयर डोनेट कर ही नहीं सकता। दूसरा, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, खुद पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो H+ को भी गेन नहीं कर सकता। जो दो डेफिनेशन आपकी बेसिस किए हैं उन दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपका एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं उनका बेसिक करेक्टर जो होता है, उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एलिफेटिक के मुकाबले क्या होती है? कम होती है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको खुद लिखना है, और एरोमेटिक अमाइन एनालाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों को इस सॉल्यूशन के साथ अपनी कॉपी के अंदर बनाने हैं। ठीक है, तो ये काम आप कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपको करना है अपनी फेयर कॉपी के अंदर, और आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए, थैंक यू।